बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? कोई बताओ एक आदमी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था? W बराबर जो सबसे पहला फॉर्मूला आया था क्या था? माइनस पीई ब्रैकेट में बताओ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, यही था ना? हम्म। तो ये था वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है भाई। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा ना, क्या होगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर करना है तो जितना आप वर्क डन करोगे वही पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। बोलो हाँ या ना? जितना आप वर्क डन करोगे उतना ही पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो सिर्फ ये वाला माइनस हटा दो, गायब कर दो। क्या बन जाएगा? पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब शुरू करो कहानी। ये थीटा 2 क्या होता था, थीटा 1 क्या होता था, उसकी पहचान सही से याद करो आप। याद है आपको? थीटा 2 कुछ ऐसा हुआ करता था कि ये रहा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और शुरू में जो डाइपोल था, जैसे मान लो यहाँ पे रहा माइनस क्यू और ये रहा हम लोगों का प्लस क्यू, तो जो इनिशियल सबसे पहला वाला एंगल था उसको हमने क्या बोला था? याद है? फिर तो अच्छी बात है भाई। दूसरा, जब इसका ओरिएंटेशन हमने बदला था, इसको घुमाया था कुछ, तो इसको हमने क्या बोला था बताओ? हाँ, तो यहाँ पे मान लो आ गया प्लस क्यू, इधर आ गया हम लोगों का माइनस क्यू, और ये जो यहाँ से एंगल है यहीं से लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लेना है ध्यान से। ये कितना क्या था? थीटा 2, यही था ना? ठीक है। तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बुक में देखने को मिलता है ना, वो ये नहीं मिलता, वो कुछ अलग मिलता है। लेकिन आपको याद यही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहीं से जाएगा, देखना अपने आप वो आ जाएगा सही से, बस करते जाओ। अब मुझे बताओ कि पिछले क्लास में मैंने अंत अंत तक आपको ये बात समझाई थी क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का होता है, विद्युत द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा होता है, वो इस वाले ओरिएंटेशन में जीरो होता है। हाँ ना बोलो? जब ये प्लस क्यू यहाँ पे रहे, माइनस क्यू यहाँ पे रहे, क्या हो सकता है माइनस क्यू ऊपर है प्लस क्यू नीचे रहे, ऐसे रहना चाहिए बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो जीरो होती है, सही था ना? इसका क्या मतलब है कि पहला ही ओरिएंटेशन उसका थीटा 1 किसके बराबर होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए। अरे बोलो है ना? ये बात आपको समझ में आई? तो थीटा 1 क्या होना चाहिए? 90। तो अगर मैं थीटा 1 90 लेके चलूं तो ये क्या बन जाएगा जरा बताना? पीई टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू बताओगे? 0 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा। ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसमें से घटाओगे तो ये तो वही रह जाएगा, तो पीई कॉस थीटा 2 बनेगा। अच्छा, अब इसको जो है सो कि अभी आप मान के चलोगे कि पहला जो इसका ओरिएंटेशन ये वाला है ये ऐसे नहीं था, इसके लिए पहला ओरिएंटेशन क्या है? ऐसे है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कुछ ऐसा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे है, इसका इनिशियल ओरिएंटेशन ऐसे है, और ये जो हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू पहले यहाँ पे था, और ये जो हमारा प्लस क्यू है वो पहले यहाँ पे था। ठीक है, और ये जो थीटा 1 है, ये जो थीटा 1 है, इसी को हमने क्या बना दिया बोलो? 90 डिग्री। कितना बना दिया? पहला ही जो थीटा 1 है यहाँ से यहाँ तक है, और वो कितना है बताओ? 90 डिग्री। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया हम लोगों का? पी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, देखो तो पीई बराबर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करते हैं, पोटेंशियल ये पी लेकर के आप फिर इधर भी पी इधर भी पी, पता लगे कि आप कहीं इसको काट देंगे तो किस चीज़ का फॉर्मूला है पता ही नहीं चलेगा। उधर लिखने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, इधर लिखने का मतलब है डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं यू से,
किससे दिखाते हैं? तो मैं यहाँ भी यू कर देता हूँ और यहाँ भी यू कर देता हूँ, समस्या ही खत्म हो गया। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो मैं यू बराबर लिखता हूँ, यू बराबर पी ई इंटू, बताओगे क्या आएगा, कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा क्या? सही है। चलो अब यहाँ पे आ, ये कॉस थीटा 2 क्या है बताओ? यहाँ से थीटा 2 कहाँ से था? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पे था? ये था ना, ये ग्रीन वाला, ये बोलो हाँ या ना, ये था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से वो थीटा 2 एंगल पे है, अगर मान लो कि जैसे कि हम लोगों का वो इस थीटा 2 को ही हम लोग अगर थीटा दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ग्रीन वाला जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा, पी का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, उसके बीच का एंगल जो थीटा 2 है, उसी को अगर हम लोग थीटा से दिखा दें, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, पीई इंटू, बताओ क्या बनेगा, ये कॉस थीटा बनेगा। कोई दिक्कत? ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है सो कि ये ऐसा कुछ हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब जैसे आप अलग अलग सिचुएशन के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो, जहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एवं पी के बीच का कोण है। अब एक काम करते हैं, ये करते हैं, थीटा को थोड़ा 180 डिग्री करते हैं। क्या करते हैं? थीटा अगर 180 डिग्री हम लोग करें तो क्या होगा बताओ, क्या आएगा, पी और कॉस 180 का वैल्यू, तो गड़बड़ हो गया। नहीं, पहले मैं एक चीज आपको बेसिक बात समझा दूं। देखो, अगर जैसे मान लो कि इस एक बॉडी इसका मास है m, पृथ्वी इसको किधर खींच रही है, mg बल से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको फोर्स ऊपर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को कितना फोर्स मिनिमम लगाने पड़ते हैं, उतना ही बल ऊपर। अगर मान लो ये बॉडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो और यहाँ से मान लो कि ऐसे यहाँ पे गया, एच हाइट पे गया, तो हमने इस पर कितना वर्क डन किया, mgh, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। सवाल ये है कि उसी टाइम जो अर्थ है उसने वर्क किया कि नहीं किया। ध्यान सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि हमने जो वर्क डन किया वो लिखा मैंने mgh, तो मैंने क्या समझा वहाँ पे एक गड़बड़ कर दी मैंने, कि ये जो mgh है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा माइनस mgh, शायद मैंने ऐसा कुछ बोला, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे समझो थोड़ा सा। इसका रियल ये है कि ये जो वर्क डन आप कर रहे हो उसी टाइम में पृथ्वी किधर फोर्स कर रही है, नीचे, तो नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी तो उतना ही है। तो देखो, होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा के वर्क डन कर रहे होते हो, तो एक होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, उसके द्वारा ही वर्क डन होता है, दोनों के द्वारा होता है। जब भी आप किसी चीज़ पे वर्क करते हो तो दोनों का सम ये जो होता है वो जीरो होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आप इसको पकड़ के जब इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा है। आप ऐसे जो है सोच के देखो, आप ऐसे घुमा रहे हो तो आपको जो टॉर्क लगाने पड़ रहे हैं वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट टॉर्क लगा रहा है। अरे हाँ ना बोलो। तो उसका जो डायरेक्शन है उसका ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो उसके लिए थीटा अपोजिट है, 180 है। लेकिन आपके लिए क्या है, आप जो टॉर्क लगा रहे हो वो ऐसे है, आपका भी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, तो बीच का एंगल जैसे जीरो आता है, और उसके कारण जो है सो कि आप क्या करते हो, इसको पॉजिटिव मान रहे हो। ये बात आपको समझ आ रही है? तो आपका जो वर्क डन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा, कार्य होगा, उसके ऑपोजिट होगा। उन दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। अगर मुझे ऐसे लिखना पड़े, मैं ऐसे एक चीज लिखूं कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने कितना वर्क डन किया, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। अब चलो एक और चीज दिखा देता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। जब आप किसी बॉडी को ऐसे खींच के ले जाते हो ना, मान लो 10 न्यूटन का बल लगाया आपने, इसी दिशा में बॉडी चल गई, ध्यान सुनना, 10 न्यूटन का बल लगाए, मान लो 10 मीटर विस्थापित हो गई, थीटा आपके लिए जीरो था, लेकिन उसी टाइम पे याद करो इधर फ्रिक्शन भी तो लग रहा था। अरे बोलो हाँ या ना। हमेशा याद रखना, जब भी आप वर्क डन करते हो ना, तो आपके अगेंस्ट एक फोर्स जरूर होता है, नहीं तो फिर टोटल सम ऑफ जीरो होगा ही नहीं, नेचर बैलेंस होगा ही नहीं। तो इधर अपोजिट एक फोर्स लग रहा होता है, और
एयर का फ्रिक्शन हो, इसका फ्रिक्शन हो, तो ये जो ऑपोजिट का जो फोर्स होता है उसी टाइम पे वो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो बीच का एंगल उसके लिए कितना है? 180 है। तो आप अगर इस फोर्स से वर्क डन निकालिएगा तो जितना आएगा अपने वाले फोर्स से निकालिएगा उतना ही आएगा, क्योंकि जो फोर्स ये होगा वही फोर्स, और जितना डिस्प्लेसमेंट आपके लिए है उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसके लिए, बस फर्क इसका है कि आपके लिए एंगल 0 डिग्री है, उसके लिए एंगल। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों का सम क्या होगा? 0, क्योंकि एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। ये समझ आया? ठीक है। अब आते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो जितना आप वर्क डन करोगे वही आपकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो मैंने ये कन्वेंशन किया था ना कि वर्क डन का फॉर्मूला ये था, तो मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया था कि ये इसका रिवर्स होता है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये साइन इसके साथ रहेगा, इसके कारण वहाँ पे गलती हुआ है। तो आप क्या करोगे? W बराबर यहाँ पे रहेगा हम लोग कौन सा, फिर से कर दूँ एक बार, इसको मैंने बता दिया। W बराबर अगर माइनस पी है तो यहाँ U बराबर ऐसे लिख सकते हो आप, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो? 90 कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हम क्या रख रहे हैं? 90 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस पी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, ये जो केस हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे, जो थीटा 2 है उसी को आप अगर थीटा बोल दो, जो कि पी और ई के बीच का कोण होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे माइनस लेके आ जाओ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। तो ऐसे लिखा होता है माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, u बराबर माइनस पी ई। ये समझ में है? पी डॉट ई का मतलब क्या हो गया? पी कॉस थीटा, माइनस यहाँ तो पहले से है ही वो चीज़, तो उसको हटाना नहीं है, जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों का ये, अगर आप किसी आप पार्टिकुलर कंडीशन में निकालना चाहते हो, जैसे मान लो कि ये जो डाइपोल है इसको 90 डिग्री पे पहले से था और इसको यहाँ से पकड़ के आप ऐसे घुमा के लेके जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर पी के बीच का एंगल कितना होगा? फिर आप 90 मत बोल देना, क्योंकि आप एंगल ले रहे हो जो थीटा 2 था, जिसको आप थीटा बोल रहे हो वो लिया यहीं से गया है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो अगर यहाँ से ही पकड़ के आप ऐसे लेके जा रहे हो तो एंगल कितना लोगे आप? 180। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे, अगर 180 अगर आप पुट करो, ठीक है, जब थीटा 180 हो, मैंने लिखा भी है कि थीटा क्या है वहाँ पे, तो यू बराबर अगर ये 180 होगा तो क्या आएगा? माइनस पी, और ये बनेगा कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 आएगा, ये 1 क्या जाएगा? प्लस पी। आया समझ में? ठीक है। अगर मान लो थीटा 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है बताओ? थीटा 0 होने का मतलब ये फिर से ऐसे होगा, है ना? बोलो। तो अगर थीटा 0 होने का ये मतलब हो गया कि अगर ये ऐसे होगा, तो उस सिचुएशन में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो उसके यू निकालते हो तो क्या आ जाएगा? माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, तो यू बराबर क्या आ गया? माइनस पी। तो मुझे समझाना बेसिकली ये था आपको कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना कि जब आप डाइपोल को ये पकड़ के ऐसे करके इस वाले को एकदम ऐसे कर दोगे, तो इस सिचुएशन में जो ये है ये बहुत लेस स्टेबल होता है, मिनिमम स्टेबल होता है, इसकी कम अस्थायित्व होती है। आपने पढ़ा था एक इक्विलिब्रियम वाला साम्यावस्था पढ़ा था ना, एक था स्टेबल और एक क्या था? स्टेबल कब था? जब ये प्लस यहाँ था 0 डिग्री वाला। अनस्टेबल कब था? जब 180 था। तो ध्यान से देखो, एनर्जी के टर्म में आपको थोड़ा समझना था, वही चीज मुझे दिखाना था कि जब थीटा 180 होता है, जब प्लस उधर था माइनस इधर है, तो उस टाइम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस पी। और जब इधर है प्लस इधर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और डाइपोल कुछ ऐसे है, प्लस क्यू यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे है, तो ये जो डाइपोल होता है ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। अरे बोलो है ना? और इस कंडीशन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल कैसे है? यहाँ पे प्लस है, याद करो सही से, और यहाँ पे माइनस है, याद आया? ऐसा कुछ। तो इक्विलिब्रियम में भी है, ये भी है, लेकिन वो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। कारण क्या है? इस टाइम पे इसकी एनर्जी देखो कितनी है? प्लस पी। इस टाइम पे इसकी एनर्जी कितनी है? ये समझ आया? तो
ये ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गया? एक तो यहाँ आप इसको एनर्जी दे रहे हो, पॉजिटिव फॉर्म में एनर्जी है, यहाँ पे देखो जीरो से भी पीछे जाओगे, यानी सिस्टम मतलब जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए था, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दिया होगा, वो रिलीज करने के बाद भी सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज की है। ये कुछ समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। माइनस में पोटेंशियल एनर्जी होने का क्या मतलब समझ में आया? ये मोर स्टेबल है। तो एक तो मैंने वो समझाया था कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, इसमें डाइपोल रखोगे, यहाँ पे जैसे प्लस है और ये माइनस है, थोड़ा सा किसी ने हल्का सा डिस्टर्ब किया, धक्का मार के भगा देगा, इधर खींच लेगा, ये पूरा घूम जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ये इस सिचुएशन में क्यों भाई ज्यादा अनस्टेबल है? क्योंकि अभी देखो पी का डायरेक्शन किधर होगा, अगर प्लस इधर है माइनस इधर है तो पी का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, थीटा कितना होगा 180 होगा। और इस टाइम हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली इस डाइपोल की, तो वो कितना आया? प्लस ई आया। कितना आया? वो हम लोगों का यहाँ पे प्लस ई आया, प्लस पीई आया। और जब हम लोग इस टाइम में इसको इन्वर्ट करके निकालते हैं, यहीं पे तो था, जब इसको इन्वर्ट करके निकालेंगे माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, यानी जब थीटा जीरो होगा उस टाइम पे हमारा क्या आता है? माइनस पी। तो ये हमारा यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है और यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विद डाइपोल, इसलिए वहाँ पे मोर स्टेबल, लेस स्टेबल होगा, यहाँ पे मोर स्टेबल। जहाँ एनर्जी कम वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम। आया समझ? कोई दिक्कत? यहाँ पे ये आपका डाइपोल का जो पूरा का एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप इसका मतलब आपको इतना लिखना नहीं है, वही इक्विलिब्रियम को लेकर के समझाया गया था, 0 180 पे आप नोट कर चुके हो। और ये आप देख सकते हो कि u बराबर लिखा गया माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस पी ई कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया ना। ठीक है, और ये माइनस पी कब आया? देखो कब आया? जब वो कितना है? थीटा 0 डिग्री है। और जब थीटा 180 होगा, यहाँ पे थीटा होगा, जब थीटा 180 होगा तो कितना आएगा? नोट नहीं करना, आप आराम से कभी फ़ोन खोल के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये दिखेगा क्या लिखा, वही चीज़ जो मैंने समझाया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी, तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो लेस स्टेबल होगा, यहाँ एनर्जी कम है इसलिए वो मोर स्टेबल होगा। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, एग्जाम है आपका, ये क्वेश्चन आराम से आप पढ़ना, आंसर करने की कोशिश करना। कह रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जैसे मान लो कि यहाँ प्लस क्यू है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, यह माइनस क्यू है, इसका एक्सिस कौन होगा? ये जब भी आपको, सुन लो ध्यान से, आप नहीं सुन रहे हो शायद, जब भी आपको डाइपोल के एक्सिस की बात करें ना, तो किस लाइन की बात कर रहा? अक्षीय रेखा की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रख। सुनाई दिया? हाँ, तो ये अक्षीय रेखा हो गया। कह रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि बताओ इस लाइन के अकॉर्डिंग बताना है, इस लाइन के अलोंग बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है इधर पी का डायरेक्शन होता है? इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्या ई का डायरेक्शन हमेशा उधर होता है जो पी का डायरेक्शन होता है? सोचना। नहीं, आंसर ही बता दिया आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें अगर इस पॉइंट पे पूछे तो पी का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की तरफ। देख लो, सही नहीं है, फॉल्स है, ये गलत है। ठीक है, सीधा दिख रहा होगा, माइनस से प्लस की तरफ पी का डायरेक्शन होगा ना? क्या वाकई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा? नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस से। ठीक है, तो वही कह रहा था, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स तो है ही। आगे बताओ, एक क्वेश्चन है वैसे, एट अ फार अवे डिस्टेंस आर अलोंग द एक्सिस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं समझा देता हूँ डायग्राम बना के, घर पे बनाना, वैसे तब बनाते हो नहीं, कुछ लोग बनाते हैं, उन्हीं के लिए बता दे रहा हूँ कि घर पे मेहनत करते हैं, बनाते हैं, बनाओ भाई। ये एक्सिस हो गया, ये अक्षीय रेखा, ये निरक्षीय रेखा, परे हो ना? अब कह रहा है एट अ फार अवे डिस्टेंस स्मॉल आर अलोंग द एक्सिस, यहाँ से ऐसे इस मिड पॉइंट से आप आर डिस्टेंस लेते हो ना, तो इधर इसके आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ से 2r डिस्टेंस पर, मतलब इस एक्सियल लाइन पर, अक्षीय रेखा पर, यहाँ से जितना दूरी पर आए हो उसकी दुगनी दूरी पर अगर इस लाइन पे जाओ तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, मुझे लगता है आसान है, बन जाना चाहिए। आपसे रिलेशन नहीं जानते इन दोनों के बीच में, तब बन नहीं जाएगा।
चलो, आज की क्लास में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है, क्या है? चालक, कंडक्टर। क्या होता है? सिंपल, आप जानते हो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के, बोलो, आवेशों का प्रवाह होता है। बेसिकली दो सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। सिंपल है, हाँ क्या ना? कोई भी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट आराम से इजिली फ्लो हो सके, वो हम लोग का क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है। अब ये जैसे चालक जो होते हैं ना, वो सॉलिड फेज में भी होते हैं और लिक्विड फेज में भी होते हैं। तो अगर इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहो तो जैसे आपने कॉपर का तार ले लिया, किसका तार ले लिया? हाँ, कॉपर वायर ले लिया। ये आपका एक कंडक्टर है, चालक है, क्योंकि आप जानते हो इससे करंट आसानी से फ्लो होता है। ठीक है। अभी इसके लिए बैटरी वैटरी चाहिए नहीं कि तार ले लिया करंट शुरू हो जाएगा। हाँ, एल्युमिनियम का तार ले लिया आपने, उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। लोहे का तार ले लो, सिल्वर का इस्तेमाल कर लो, गोल्ड का। खैर, तो ये सब जो चीज़ है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पहले से जानते हो। एक और कंडक्टर की बात होती है जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है, और आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब। ये वाला, जिसके अंदर करंट तो बनता है, ये भी कंडक्टर होते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ये विद्युत का संचालन करते हैं। लेकिन जो है सो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं आयन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? आई बात समझ में? ठीक है। जैसे ये होते हैं ना, इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है सो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, वो आयन के कारण जो है सो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा आते हैं कुछ अलग वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह नहीं होता, यानी जो करंट का फ्लो नहीं कराते, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर, या इसी को आप बोल सकते हो बैड कंडक्टर, चलेगा। अगले टॉपिक समझ लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चालक पदार्थ में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं। क्रिस्टल क्या आप जानते हो, आप सॉलिड स्टेट पढ़े हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहानी होती है कि अगर मान लो कि जो है सो कि मैंने यहाँ पे कोई इस तरह का, मान लो, मैं कॉपर वायर की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस दिखा रहा हूँ, मोटाई दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बातें समझ में आए। तो ये मान लो कॉपर का वायर है, तार है। तो ये किससे बना होगा? परमाणु से बना होगा। तो कॉपर का जो परमाणु होता है, इसमें जैसे मान लो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरीके से एटम होगा। तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे कौन सा चार्ज है? वैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और न्यूक्लियस में कौन सा रहता है? तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। तो आपको पता है ना, प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप कूलम बल से निकाल सकते हो, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और जिसके कारण ये बेचारे गोल 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 घूमते रहते हैं। लेकिन अब ये भी तो पढ़े हो कि बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो आर बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। तो जो ठीक ठाक बड़े साइज के एटम होते हैं, ठीक है, तो दूरी जब इनकी बढ़नी शुरू होती है ना, बीच वाली जो दूरी बढ़नी शुरू होती है, तो ये दूरी बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है? घटता है। और जब फोर्स घटता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा फ्री होते जाता है। क्या होते जाता है? फ्री होते जाता है, उसके अट्रैक्शन से मुक्त होते जाता है। ठीक है। एक और चीज ध्यान से सुनना, आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, इनर्ट फेयर इफेक्ट, ऐसा कुछ, सॉरी नहीं, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने को आपको मिलेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो वहां आपको क्या मिलेगा? जैसे ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे कि देखो, ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो आपको पता है ना कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, जस्ट इसके पहले वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इस पे भी माइनस है, और जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन उस पे माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो ये तो बाहर की तरफ इसको धक्का देगा। अब ये रेस्ट में तो है नहीं कि यहीं पे बैठा हुआ है, यहाँ भी ये भी बैठा हुआ है, ये धक्का मार के इसको हटा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। और कौन का मतलब हावी है? रिपल्सन हावी है कि अट्रैक्शन हावी है, ये डिसाइड होगा कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना ऑब्जॉर्व हो रहा है, स्टेबिलिटी उससे पता चलती है। खैर, ऑलमोस्ट कहानी क्या होती है कि आप जिनको भी कंडक्टर के तौर पे जानते हो, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, सिल्वर हो, ठीक है, कोई भी,
जिसको आप चालक के तौर पे आप जानते हो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उनके अंदर कहानी क्या होती है कि वो जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल पूरा रिजल्ट मिला करके एक नज़र से अगर देखना चाहो तो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री हो जाता है इस न्यूक्लियस से, और ये एटम छोड़ के घूमते रहता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हो सकता है किसी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, किसी का 2 फ्री हो, किसी का 3 फ्री हो, ऐसा होता है। या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की उसको एनर्जी क्या दी जा रही है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका, आई बात समझ में, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाते हैं। क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जब परमाणु को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा जो क्या कहलाता है, आईपी कहलाता है। पढ़ा आपने, आयरन एंथैल्पी, आईई कह लो, आईपी कह लो, चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो ईए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के वहां से उधर चले जाएंगे हम। खैर, तो वापस आते हैं, तो जब इसको एनर्जी वगैरह दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एक से ज़्यादा भी फ्री हो जाए, और भी उनके अंदर एक ये आ जाए फ्री होने का टेंडेंसी। लेकिन आपको ये समझना है थोड़ा सा कि ऑलरेडी ये जो हमारे मेटल्स होते हैं खासकर, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर जो होते हैं वो हर एटम के कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अंदर वो फ्रीली जैसे कि रैंडमली इधर उधर अपना वो मूव करते रहते हैं। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि हाँ वो ऐसे निकला तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर मन भर गया था वैसे जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर दाहिने जाएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। वो रैंडम डायरेक्शन में, जैसे अब ऐसे ही इमेजिन करो कि एक बर्तन में आपने पानी रख लिया है, और इमेजिन करो कि उसमें वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होगा H2 वो कैसे अंदर ही अंदर मूव कर रहा होगा। या आप देखना चाहते हो तो खाना बनाते समय आप ये देखो कि पानी एक बर्तन में रख दो, और उसमें एक चावल का कण डाल दो, और पानी उबल रहा हो और चावल के कण को देखो, आपको दिख जाएगा, चावल का कण तो दिखेगा, उसकी वेलोसिटी अब देखो कैसे वो अंदर भाग रहा है। आई बात समझ में? तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही तितर बितर अपने अलग अलग जिगजैग पाथवे मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, उसी को बोलते भी हैं रैंडम मोशन, ठीक है। तो वैसी कुछ कहानियों के इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तो सोच के देखो। हाँ, यहाँ पे एक गलती मत करना कि कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, तो आपको पता होगा कि Z अगर 29 है तो भाई इसमें प्रोटॉन 29 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मत समझ लेना, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ जिस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, पर वो साफ साफ लिखा हुआ है चालक पदार्थ में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बल देना थोड़ा सा, बलघात कहते हैं हिंदी में इसको, वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, समझ आई बात, उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और वो पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं भैया, ठीक है। आई बात समझ में कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन कंडक्टर और मेटल विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई, ठीक है, जो बहुत ही कम आकर्षण बल से न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, उसको आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ठीक है, इस इसका ख्याल रखना। तो अब सवाल ये आता है कि कॉपर के पास पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब फ्री नहीं होते, लेकिन जब भी आपको कंडक्टर में दिखाया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, जैसे मैं ऐसे कॉपर का रॉड बना दूं, ऐसे कंडक्टर बना दूं और ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, तो आप ये समझना कि मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं जो फ्री हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, जो नाभिक से परमाणु से, जो परमाणु के नाभिक से बहुत ही प्रबल आकर्षण से जुड़े हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, उनको दिखा ही नहीं रहा, जो दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक परमाणु का कुछ फ्री है, और ये रैंडम मोशन अपना करते रहते हैं। क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जस्ट इसके बाद जैसे ही कैपेसिटर खत्म होगा आपका अगला रन शुरू होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत यहीं से है कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी कहानी क्या है, फिर वो इसका डेंसिटी क्या होता है, तो उसी का मैं बेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक तरह से नेक्स्ट चैप्टर का ऐसा बेस है, ठीक है। हाँ, यह है कि आप कभी कैपेसिटेंस पढ़ना है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये समझ में आया आपको, तो चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलता हूँ, अगला टॉपिक आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलूं आप दिमाग में वही उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लाना जो फ्री के लिए बात किए गए हैं, जिनको फ्री बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी का क्या मतलब होता है, तो डेंसिटी हमेशा क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन होता है। अरे हाँ ना बोलो, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, जब किसी सरफेस पे बात कर रहे थे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे थे, एक लाइन पे बात कर रहे थे तो लाइन चार्ज डेंसिटी बोल रहे थे, तो लैम्डा सिग्मा रो पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने। अभी क्या है कि मान लो हमने एक
इस मोटाई का एक इसका थिकनेस कुछ होगा अपना, और इसके अंदर इसके वॉल्यूम में इसका कुछ होगा, इसका कुछ लेंथ अगर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वॉल्यूम निकाल भी सकते हो, ए इंटू एल होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दिखा देता हूँ। इसी को पर खड़ा कर दोगे, एल क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसमें एच से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पड़े हो, और खड़ा कर दो वायर, तो बेलन के जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब बेसिक बात है, आप कंफ्यूज ज़्यादा मत रहिएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसे में दिखाऊँ ना कि ये हम लोगों का एक, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। अब मान के चलो कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैपिटल एन है। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है। कितने बोलो, इस पूरे के अंदर जितना भी मैंने लंबाई का लिया, जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए इंटू एल मैं वॉल्यूम कर देता हूँ, तो ए एल वॉल्यूम के अंदर, जिसको मैं वी बोल सकता हूँ, वी बराबर ए एल। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वी आयतन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो एकांक आयतन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, एन बाई वी, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई ए इंटू एल। ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। आई बात समझ में, ठीक है। इसको क्यों डिफाइन करना जरूरी था, जिस तरीके से आप किसी लाइन पे जब चार्ज डालते हो ना, जब आप किसी लाइन पे चार्ज डालते हो ना, तो रो नहीं, लैम्डा नहीं बदलता। हर 1 सेंटीमीटर पे चार्ज यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, हर 1 सेंटीमीटर पे चार्ज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वैसे ही ये नहीं बदलेगा। ये बात आपको समझ में आई। जैसे मान लो ये, ध्यान सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये हम लोगों का, मान लो कि ये कॉपर का रॉड है, किसका है, कॉपर का रॉड है, और इसकी लंबाई जैसे कि मैं आपको रैंडम वैल्यू कर देता हूँ, इसका 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर है। ऐसा ही बात करते हैं सब। एक दूसरा मैंने रॉड लिया, सवाल ये है कि ये भी कॉपर का ही है, ध्यान से सुनना, ये भी कॉपर का ही रॉड है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, लेकिन इसकी लंबाई 0.5 मीटर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर है, ऐसा कुछ, ध्यान से सुनना। तो ये तो वैल्यू मैंने अलग कर दिया, यहाँ वैल्यू मैंने अलग कर दिया, लेकिन दोनों क्या थे, कॉपर। दोनों का टेम्परेचर मैं सेम रखता हूँ, दोनों का लेंथ अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। आप मुझे बताओ, यहाँ एल अलग हो गया, यहाँ एल अलग हो गया, यहाँ ए अलग है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, यहाँ कैपिटल एन अलग है, यहाँ कैपिटल एन भी अलग होगा, लेकिन ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई एल, यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ये जो एन वन एल यहाँ आएगा ना और यहाँ आएगा, वो दोनों सेम होगा, वो दोनों सेम होगा। ये बात आपको समझ आई। इसको क्यों डिफाइन किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। एक ही पता, समझ में आया नहीं आया, दो अलग अलग आप सैंपल ले लो, दो अलग अलग आप सैंपल ले लो, डेंसिटी डिफाइन क्यों की जाती है, यही हमको होता है ना कि कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो पता, अब सोच के देखो ना कि यहाँ इस खिड़की में से रॉड तोड़ के निकालो, कितना है इसका जो है, सो कि 1 मीटर का हाइट होगा, अब पीछे वाला खिड़की वो 2 मीटर हाइट दिख रहा है, तो वो रॉड का एक निकालो, मोटाई थिकनेस सब सेम है, तो उसका मास ज्यादा मिलेगा, उसमें से एक रॉड निकालोगे तो इसका मास क्या मिलेगा, कम। तो आप, मैं पूछूं कि दोनों में क्या सेम है, तो आंसर है डेंसिटी सेम है। क्या सेम है, आप एक काम करो, 1 सेंटीमीटर इसका काटो, सोचो हाँ या ना, इसका 1 सेंटीमीटर काटो, उसका 1 सेंटीमीटर काटो, फिर दोनों का मास मेजर कर लो, अरे बोलो हाँ या ना। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली मैं वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से काट के निकालो, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब काट के निकालो, दोनों का मास वजन कर लो, सेम आएगा। ये बात समझ में आई। तो ये चीज आपको सीखना है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी चालक पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। और बार बार इसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल एन से, किसे दिखाएंगे, स्मॉल एन से। बड़े काम का चीज है, याद रखना। तो स्मॉल एन बराबर हम लोग क्या यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन से दिखाएंगे जो उसके अंदर होगा, और जो उसका वॉल्यूम होगा उसको वी से। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने वॉल्यूम को ए इंटू एल लिखा था, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास इस थिकनेस का कोई अगर रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एल हम लोगों का इसका लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। तो इस सिचुएशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लियर हो गया, ठीक है। स्मॉल एन से दिखाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, ये बदल जाएगा, ये बदल सकता है, लेकिन इनका रेशियो एक गिवन मटेरियल के लिए, दिए गए पदार्थ के लिए वो नहीं बदलने वाला, सुनाई दिया। हाँ, ये बदल सकता है, कब बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, कब बदल सकता है, सोच के बताओ, जब मटेरियल बदल जाएगा, पदार्थ बदल जाएगा। सोच के देखो, अब दो अलग अलग पदार्थ के अंदर
आप क्या सोच के देखो, क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, अब खुद ही सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं यहाँ पे एक रॉड ले लूं, ये रॉड है कॉपर का, इसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। किसी ने क्या करा, उतनी ही मोटाई का एक रॉड लेके आ गया, उतनी ही लंबाई का लेके आ गया, उतना ही मोटाई उतना ही लंबाई, लेकिन ये है जिंक का। किसी ने पूछा बताओ इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में, दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। इसका परमाणु अलग है, इसका परमाणु अलग है, यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अलग तरीके से बिहेव करता होगा, यहाँ अलग तरीके से। हो सकता है इसका एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता होगा, इसका परमाणु 3 करता होगा। हो सकता है इसका 1 करता होगा, इसका 2 करता होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ समझ में आया? नहीं है? ये मटेरियल बेसिस है, ध्यान रखना। तो अगर एक ही मटेरियल के, एक ही पदार्थ के दो अलग अलग लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर कंपेयर किया जाए तो एन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो स्मॉल एन भी बदलेगा अगर मटेरियल बदल जाए तो। ये बात समझ आए? ठीक है। और भी फैक्टर है, और भी फैक्टर है। एक टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी इस चीज को बदल सकता है। तो उसके देखो, आप मान लो कि इस क्लासरूम में जो है सो कि हम लोग ऐसे सोचे कि मैं आपको भी समझा ही देता हूँ, क्योंकि सब बड़े काम का चीज़ है और बड़ा हेल्प करेगा आगे चल के आपको। मान लो यहाँ पे कॉपर का रॉड है, ठीक है, और मैं ऐसे कह दूँ कि ये जो हम लोगों का, इसका लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और सेम एज वही चीज़ है, मैं कॉपी ही कर लेता हूँ एकदम, वो भी कॉपर का ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है। लेकिन सवाल यह है कि इसका टेम्परेचर मान लो कि ये कुछ ऐसा मान लेता हूँ 1000 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर जो है कि 1200 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बोलो? अब दोनों का मैं टेम्परेचर अलग अलग बता रहा हूँ। अब फिर मैं पूछता हूँ बताओ इसके लिए स्मॉल एन और इसके लिए स्मॉल एन दोनों सेम होगा कि अलग अलग? क्यों बताओ? यहाँ टेम्परेचर हाई होगा ना, तो हर एक परमाणु को एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी, तो हर एक एटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स उसके कंपेयर में क्या करता होगा, ज्यादा फ्री करता होगा। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे, इसके यूनिट वॉल्यूम में उतना नहीं मिलेंगे। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है। समझ आया? ठीक है। तो हर बात को गहराई से देख लो, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आंसर आप कर सकते हो। कब कौन सा चेंज होगा, कब नहीं होगा, ये चीज आसानी से, आसान तरीके से समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अब हम लोग वापस अपने कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हम लोग को इतना चीज समझना जरूरी था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अंदर कोई अगर कंडक्टर आप रखते हो, देखो यहाँ में आपको पता है ना, बहुत सारी लाइनें से ड्रॉ करता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे है, याद करो। तो हाँ बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जो है सो कि एक ऊपर बनाता हूँ, एक नीचे बनाता हूँ। आप इमेजिन कर लेना थोड़ा सा कि यहाँ बहुत सारा लाइन्स ऐसे बड़ा पड़ा है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर ला के रखता हूँ, कोई चालक पदार्थ जिसकी थिकनेस कुछ ये है, इसकी कुछ ये मोटाई है, ये कंडक्टर में ला करके रख देता हूँ, ठीक है, तो इसका व्यवहार कैसा होगा, ये कैसा बिहेव करेगा, सवाल ये है। और अगर एक इंसुलेटर रखता हूँ तो उसके साथ क्या होगा, हम लोगों को ये सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, आप ये पढ़े भी हो पहले वैसे, इधर दिखा देता हूँ। एक प्लेट ले लिया मैंने, अच्छा इसको लाइन आप मत इमेजिन करना, ये लाइन की तरह मत देखो कि लाइन सर अपने ऐसे ले लिया उस पर चार्ज है, ना ना ना, एक पर्दा की तरह इमेजिन करो, ठीक है। एक जैसे पर्दा आपने टांग दिया और पर्दे पे चार्ज है, सीट चार्ज पढ़ा था आपने? अरे बोलो, समतल आवेशित चादर पढ़ा था हमने, वो वाला कि आपने पर्दा टांगा उससे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिखाने का तरीका है, मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में है? इसकी बात कर रहा हूँ, मिटाता हूँ मैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। और इधर भी एक पर्दा टांग दो और इस पर कौन सा चार्ज है, और आपको पता है कि इस केस में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, और आया कितना था, सिग्मा बाई जी ना। फिर आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था। चलो मैं तो काट के फिर हटा ही दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तुम लोग, ऐसे सीट चार्ज था, कहीं तो गलत नहीं हूँ, देख लेते हैं वैसे। ये सीट चार्ज था, इसके कारण इधर किसी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था सिग्मा बाई। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, कुछ याद आया?
आई होप आपको अब याद आ जाएगा थोड़ा देर में। अगर ये माइनस माइनस है, इसके कारण यहाँ पे कितना होगा? अगर यहाँ भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, तो इसके कारण भी तो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस के कारण इधर, माइनस के कारण इधर, बीच का एंगल 0, दोनों को सीधे ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एफ 0 क्या जाए। एक तो पहले गलती कर चुके हो तुम लोग, ऊपर से फिर गलती कर रहे हो। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, ठीक है। और तब बोले थे, अगर सही से याद हो ना, तो बोले थे कि ये काम आएगा, जब पढ़ा रहे थे ये तो उस टाइम बोले थे, और आ गया वो टाइम। ठीक है, मत करो सब गलती, खराब लगता है। इसके अंदर आओगे आप तो क्या मिलेगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सीट रहता है ना, एक सीट रहता है, तो इसके इधर जाओगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आओगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ या ना, ये हर केस मैंने करवाया था। हाँ बोलो, कोई समस्या? ठीक। तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा था, सिंपल ये पूछ रहा था कि यहाँ पे एक सीट है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक सीट है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर बीच के पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, और उसका मैं वैल्यू पूछूं कि बताओ कितना होगा, तो क्या बोलोगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूछो कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूछो कितना है, क्योंकि याद करो उस केस में क्या होता था बताओ, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। याद आया? ठीक है, आगे बढ़ो। अरे बोलो आगे बढ़े। ठीक, तो ये जो है सो कि बेसिकली आज से अगर हम लोग कहना शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल प्लेट। क्या बोलेंगे? इधर से एक प्लेट है, इधर से एक प्लेट है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट। क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट। समझ आया? ठीक है, चलो ध्यान यहाँ पे रखो, व्हाइट टी शर्ट, हाँ इधर ध्यान रखो। तो अभी इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसके अंदर क्या रख दिया? एक कंडक्टर रख दिया, एक चालक रख दिया। ये कैसे बिहेव करता है, क्या करता है इसके अंदर आने के बाद, इस चीज को समझना थोड़ा ठीक से। देखो, हमने अभी भी पढ़ा है कि जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे करंट फ्लो होता है। क्यों होता है भाई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी हमने समझा है काफी देर तक, ठीक है। तो अब सोच के देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ता हूँ, इस कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ता हूँ, आप मुझे बताओ एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको एक्सटर्नल कहोगे, इसको मैं बोलता हूँ ई एक्सटर्नल। क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सा है बोलो? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, या पहला वाला इनिशियल कह लो, प्रारंभिक कह लो, तो जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सोचो हाँ या ना, लगाएगा। अच्छा कंडक्टर हटा दो ना थोड़ा देर के लिए, भूल जाओ कि है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप एक कंडक्टर लेके आए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और किधर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित कण पे विद्युत क्षेत्र किधर बल लगाता है? उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में? ये बताना पड़ेगा फिर से। अरे माइनस है ना, वैसे भी तो देखो प्लस माइनस को खींचता है भाई, छोड़ दो जो मैं पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से सोच लो, क्या दिखेगा बोलो? तो इस पे इधर एक फोर्स लगेगा, बोलो हाँ या ना, तो इधर एक फोर्स लगेगा। तो इस कंडक्टर में जो आपने इसके बीच में पैरेलल प्लेट के बीच में जो आप चालक लगा करके रखे हो, इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को हम दिखाने वाले माइनस से, मतलब एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इधर से चल के जाएगा, तो इधर आप सोच के देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ, एक प्लस दिखाने वाला हूँ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब क्या होगा सोच के देखो, क्या ये कहानी एक ही इलेक्ट्रॉन पे होगा? क्या इस कंडक्टर के अंदर एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे? और भी थे ना? क्या होगा? आया समझ? और माइनस आएगा, इधर और प्लस आएगा। अब यही चीज बार बार रिपीट करते रहो कि समझ बस हो गया। इधर क्या आ जाएगा बताओ? आएगा, इधर क्या आएगा? क्या आएगा? ये सब प्लस हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। ये जो आपने कंडक्टर रखा है ना इसके अंदर, इसका एक सिरा जस्ट लाइक ऐसा कुछ हो गया कि जैसे ये मेरे पास
ये जो किताब है, ये जो बुक्स है, ये कुछ मैंने इसके बीच में रखा था। अब ये भी एक इसका सरफेस है, इधर से भी इसका एक सरफेस है। तो सोच के देखो कि इस सरफेस पे पूरा का पूरा क्या हो गया, प्लस, इधर क्या हो गया। सोच के देखो, ये भी दोनों प्लेट जैसा बिहेव करेंगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना। जैसे ये दोनों प्लेट जैसा बिहेव कर रहे थे और इसके कारण इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे इसका भी तो ये सरफेस होगा। अब ये रहा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला सिरा, ये वाला सरफेस निगेटिवली चार्ज हो गया। इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या? और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्या? और ये भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई इंड्यूस्ड बोल सकते हैं क्या? इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित होना। ठीक है, एक काम कर लो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये प्लस है ना, इसको खत्म कर दो। जैसे ही खत्म कर दोगे चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ये फिर से प्लस माइनस मिलके इधर घेरुआ बना लेंगे, वो घोर मठा हो जाएगा, सब मिल जाएंगे वो। हाँ या ना? ये बात समझ आती है आपको? सिंपल है, लेकिन करना ऐसा नहीं है, फिर पढ़ते क्यों हम लोग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, उस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगा करके इनको सेपरेट करना शुरू करता है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जाकर डालता है, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बाद में। तो अगर अगर आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बता सकते हो? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो इंड्यूस हो रहा है, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे लग रहा था, जो फोर्स लगा रहा था, उसका वैल्यू मान लो मैंने दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम, तो जो इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू बता सकते हो कितना होगा? क्या तो बोल रहे हैं? उतना ही होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हल्का हल्का धीमे धीमे, क्यों उतना ही होगा? आप कारण बता सकते हो? आंसर तो सही है, चलो मैं कॉन्फिडेंस ला देता हूँ, लेकिन क्यों उतना ही होगा? आंसर करो, एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बोलो। एक 1 मिनट का टाइम है तो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसका आंसर कोई देना चाहेगा? आ गया बात दिमाग में? नहीं है? चलो एक क्लू देता हूँ। ऐसे सोचो कि अगर वो बराबर नहीं होता तो क्या होता। और अगर गलत मान के चलो कि वो बराबर नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है और जो हमने लगाया है वो बराबर नहीं होता, तो क्या होता? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ बात वहीं पे है जो आप कहना चाह रहे हो। देखो, अगर सपोज करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये जितना भी है, जितना पावरफुल है, उतना पावरफुल अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुआ, तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर नेट फोर्स तो लगता रहेगा। और जब तक नेट फोर्स लगता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से भाग करके इधर जाते रहेंगे। और जब तक इलेक्ट्रॉन इधर से भाग करके जाते रहेंगे तब तक इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, उसके स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब अप्लाई अप्लाई कर रहे हो इधर से, जो इंड्यूस हो रहा है वो इधर से हो रहा है, दोनों का वेक्टर सम करोगे, रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो अभी जो आप ये दिखा रहे हो ना, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो लाइंस दिखा रहा हूं ना, ये लाइंस एक्चुअल में यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और यही होता है एक कंडक्टर का बिहेवियर, एक चालक का वर्ताव होता है, व्यवहार होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यही होता है कि अगर एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, तो इसके अंदर जो होता है, ये जो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? 0। ये कुछ समझ में आया? नहीं है? कैसे 0 हुआ, सोचो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, सोच के देखो, ऐसे था पहले। तो जैसे ही आप कंडक्टर लगा रखोगे तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन सब पे बल लगाएगा, सब होएगा भैया उधर चलो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लगेगा इधर से। इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था और जो इंटरनल इंड्यूस हुआ, उन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये बात समझ आई आपको? क्या कर देंगे वो? एक दूसरे को खत्म कर देंगे। नहीं आया समझ में? आया?
कोई समस्या? ठीक है, तो ये होता है एक कंडक्टर का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इस तरीके से जो है सो कि चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। अगर कोई दिक्कत है या कोई बात है तो पूछ सकते हो। आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ो, रीड करो, समझ में आएगा। आराम आराम से पढ़ना, वरना फिर कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, जो मैंने समझाया वही चीज लिखा होगा। जब किसी चालक पदार्थ को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में बहने लगते हैं। सही बात है। जैसे ही उस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन ऐसा है तो कंडक्टर जो आपने रखा है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। सही है। जिसके फलस्वरूप चालक के अंदर प्रारंभिक स्थिर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ये बात समझ आए? जिसके कारण क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जनरेट हो जाएगा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से चल के जाएंगे तो ये कहानी होगी आगे, जिसका मान प्रारंभिक स्थिर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इनिशियली नहीं होगा, धीरे 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 हो जाएगा, और इस प्रकार चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाता है। कोई समस्या? ठीक है, तो ये कहानी है। तो पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए सारा, उसके बाद जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे।